आप सभी लोगों को YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो भी क्वेश्चन PYQ हुई हैं उसको सब्जेक्ट वाइज जो 2024 के उससे पहले सभी का हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसमें रखा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप जाकर वहाँ से मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर ट्रू विक्ट्री मार्क। तो हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश RO 2023 यानी कि जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था जो निरस्त हो गया कैंसिल हो गया उसका हम अर्थशास्त्र का जो है क्वेश्चन देखते हैं और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश बजट से पूछा गया था क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में पूछा गया था, लेकिन 23-24 का नाम हम इसमें सम्मिलित किए हैं उत्तर प्रदेश बजट नया वाला जो 2025-26 का है, जो जो जिसका पहला स्टेटमेंट है बजट का आकार। ठीक, तो बजट का आकार कितना है? तो बजट का आकार का मतलब होता है कि बजट में जितना खर्च करने का प्रावधान होता है वही बजट का आकार होता है, यानी कि हमें खर्चा कितना करना है वही बजट का आकार बोलते हैं, साइज ऑफ बजट। ठीक है, तो इस साल 2025-26 में हमको खर्च करने का है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच हमको खर्च करना है, यानी कि बजट का आकार कितना है? तो 8,08,736.06 करोड़ रुपया है। ये प्रस्तावित है कि हमें इस साल में इतना खर्च करना है। दूसरा स्टेटमेंट था कि राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट कितना है? तो ये लाख रुपया में दिया हुआ था। ठीक, और बजट का आकार करोड़ रुपया में दिया है, तो लाख रुपया में किया था 91,300 एक मिनट, तो 91,39,980 लाख रुपये। अगर करोड़ में कहा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? 91,399.80 करोड़ रुपया इसका हमें राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डिफिसिट। तो ये कितना है? पूरा GSDP का जो स्टेट GDP होता है उसका 2.97% प्रस्तावित है। ठीक है, इससे ज्यादा हमको फिजिकल डिफिसिट इस साल नहीं होना चाहिए। तो कुछ फैक्ट है इसमें कि हम 2024-25 यानी पिछले साल की बजट देख लें तो यूपी का पिछले साल का बजट का आकार था 7,36,437.71 करोड़ रुपया। ठीक, राजकोषीय घाटा था करोड़ में। ठीक है, ये करोड़ में है, ये था 86,530.51 करोड़ रुपये। ठीक है, अब देखते हैं भारत का बजट, जो भारत सरकार का बजट का आकार कितना है? तो 50 लाख और यूपी का कितना था? 8 लाख। ठीक है, ये 50,65,345 करोड़ रुपये जो है 2025-26 का बजट का प्रस्तावित है। इसका राजकोषीय घाटा कितना है? तो 15,68,936 करोड़ रुपया, यानी कि जितने हमारे देश का GDP है उसका 4.4% रखना है राजकोषीय घाटा को, इससे ज्यादा नहीं रखना है। ये प्रस्तावित है बजट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RO का जो कैंसिल पेपर हुआ था 2023 वाला, अब प्रस्तावित है 27 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और इसको काल अनुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक सजाना है। ठीक, तो पहला था इसमें रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में।
और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में संपन्न हुई थी, तो 1972 और 1973 में। ठीक। और कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में होती है। तो ये क्रम के अनुसार भी है, 1774, 1956, 72, 73, फिर 75। ठीक। अब इसमें हेडक्वार्टर CIL कोल इंडिया कहाँ है, तो कोलकाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है। तो ये कोल के बारे में दिया था, तो शायद इस बार पूछ दे स्टील के बारे में, तो कुछ स्टील का भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने लिख रखा है। तो सर्वप्रथम बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी इसको की स्थापना कुल्टी व बर्नपुर पश्चिम बंगाल में कब होती है, 1870 ईस्वी में होती है। बड़े पैमाने पर जो है टिस्को द्वारा जमशेदपुर में जो है टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है स्टील का। ठीक है। तो कब शुरू होता है, तो 1907 ईस्वी से। और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, इसकी स्थापना 1919 में होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब हो रही है, 1923 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई स्टील प्लांट की भद्रावती में क्या नाम था, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है। अब क्या होता है, सेल की स्थापना होती है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कब होती है, तो 1974 में होती है। ठीक। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में होती है कोलकाता में, लेकिन ये असफल हो जाती है। तो 1853 में सफल होती है, बम्बई में इसकी स्थापना होती है CN देवर द्वारा। ठीक। और कागज का उद्योग की सर्वप्रथम 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में होती है। उसी तरह से चीनी उद्योग 1840 में बेतिया बिहार में होता है, लेकिन यहाँ पे चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ होती है, प्रतापपुर जो है देवरिया में, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब जूट की सर्वप्रथम 1855 में रिसरा, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक। सीमेंट की तो 1904 में होती है चेन्नई। और एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में होती है JK नगर में। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की स्थापना 1981 में होती है। कब होती है, 1981 ईस्वी में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, उसके बाद था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना, तो इसको हमने व्यवस्थित कर दिया है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब होता है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइज किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है, 2 अक्टूबर 1975 को। ये भंडारी समिति की अनुशंसा पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में होती है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण आता है, ये इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 15 अप्रैल 1980 से। ठीक। नेक्स्ट बैंक का राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरमन समिति के अनुशंसा पे। ठीक। अब इसका हम डिटेल जो बैंकिंग से है, उत्तर प्रदेश PCS 2024 के जो भी PYQ है उसमें इसको अच्छे से व्याख्या किए हुए हैं। ठीक। तो आप वहां उस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा बैंक की स्थापना कब हो रही है, 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक की स्थापना। अब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु प्रमुख समितियां, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ समितियां बनी थी। इसे MN गोईपुरिया समिति, इसकी स्थापना
क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्राहक सेवा में सुधार किया जाए, कस्टमर केयर सर्विस को। नेक्स्ट समिति है ए घोष समिति, ये बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए, जो भी फ्रॉड होता है ना बैंकों में, उसको रोकने के लिए एक समिति बनी थी। वाईवी रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था के सुधार के लिए बनी थी। दीपक पारिक समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुधार के लिए दीपक पारिक समिति बनी थी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बैंकों में जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके लिए दीपक पारिक समिति बताती है। ठीक है, इसके बाद नायक समिति है अगला, तो किस लिए थी? तो लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एसएस तारापुर समिति, ये विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन, जो कन्वर्टिबल एक्सचेंज था उसको समिति ये थी तारापुर समिति, इसकी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है आरवी गुप्ता समिति, कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु आरवी गुप्ता समिति थी। डी सुब्बाराव समिति थी, किस लिए? तो डी सुब्बाराव समिति थी मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह। दामोदरम समिति बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। नरसिंहम समिति दो बनती है, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। पहली नरसिंहम समिति मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम गठित हुई थी 14 अगस्त 1991 को। दूसरी नरसिंहम समिति का गठन होता है जब फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, 1998 में गठित होती है। ये दोनों समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु थी। अब बैंकिंग लेन देन में पीआईएन का क्या अभिप्राय है? तो पीआईएन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से था। ठीक है, उसी तरह से एटीएम हो गया, तो इसका भी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और स्विफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आरओ जो कैंसिल हुआ था उसमें आया था। ये मतलब एक अलग ही क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में कुछ आ जाएगा, उसके आधार पर हम इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं नया नया तो उसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद ही वो समझ में आ जाता है। तो इसमें था कि मर्केंटाइल टर्नओवर, स्कंद आवर्त, मर्चेंटाइल टर्नओवर, इसमें क्या होता है? मर्चेंटाइज जिसको बोलते हैं, मर्चेंटाइज टर्नओवर, स्कंद आवर्त। तो इसको होता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेची गई वस्तु की लागत और जो एवरेज स्टॉक है उसका रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है? मर्चेंटाइज टर्नओवर, स्कंद आवर्त। ठीक, करंट रेशियो क्या होता है? तो करंट एसेट, कितना एसेट है कंपनी के पास, चालू संपत्ति, और कितना दायित्व है, करंट लायबिलिटीज, इसकी रेशियो क्या कहेंगे? चालू अनुपात। ठीक है, इसमें करंट दोनों आ रहा है, इसमें करंट है। ठीक है, तो ऐसे भी मैचिंग कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एसिड टेस्ट रेशियो, अम्ल परख अनुपात। तो इसका है लिक्विड एसिड्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो एसिड टेस्ट रेशियो ये टेस्ट है, तो लिक्विड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तरल संपत्ति और चालू दायित्व इसका हो गया। और चौथा था कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, सकल विनियोजित पूंजी, तो इसके बारे में दिया हुआ था, तो ये इसके बारे में नहीं था, ये गलत था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ये। तो इसका मतलब था
जो ये दिया गया है रेशियो, इसका मतलब ये होता है कुल संपत्ति बटा विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल। इसको कह सकते हैं ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटा कुल संपत्ति। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा टोटल एसेट्स को जो होता है कुल संपत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैचिंग था, ये कुछ हटके ही क्वेश्चन दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो मुरादाबाद के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे इसको बोलते हैं क्या, ब्रॉन्ज सिटी, ब्रास सिटी, ब्रॉन्ज नहीं ब्रास सिटी या पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को। वहां पे जो है हस्तशिल्प बर्तनें ये सब पीतल की बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा है स्टेटमेंट, ये पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ उत्तर भारत में मतलब नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। यस, ये भी पहला ही था। ठीक, तो SEZ जो मुरादाबाद में बना था वो 2003 में बना था। कहाँ पे, तो पाकबारा डिंगरपुर रोड पे बना था, पाकबारा डिंगरपुर रोड पे बना था। ठीक है, तो मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल नगरी बोलते हैं। ठीक, अब एलॉय होता है ब्रास, तो ब्रास किस किस से मिलकर बनता है, तो कॉपर जो तांबा होता है 70 से 80% होता है, और जिंक होता है 20 से 30%। तो इसको मिला के क्या बनाएंगे, ब्रास। तो ब्रास बनेगा, इससे बर्तन ज्वेलरी ये सब बनेगा। ठीक, वही इससे मिलता जुलता है ये एक ब्रोंज। तो ब्रोंज में कॉपर की मात्रा बढ़ा देते हैं 80 से 95%। टीन जो होता है टीन SN 20 से 15% मिलाते हैं तो ब्रोंज बनता है। तो ब्रोंज जो मोहनजोदड़ो में मूर्ति मिली थी ब्रोंज की ही मिली थी। ठीक है, तो मूर्ति, स्कल्पचर्स, क्वाइंस, सिक्के ये सब ब्रोंज से बनाए जाते हैं। और ब्रास से क्या बनाए जाते हैं, बर्तन ज्वेलरी ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है फैक्ट, भारत में SEZ की प्रथम स्थापना कब हुई, तो उस टाइम उसको बोलते थे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ बोलते थे। ठीक, ये एशिया का फर्स्ट EPZ था जो 1965 में बना, कहाँ, तो गुजरात के कांडला में बना था। ठीक, अब क्या हुआ, सन 2000 में भारत में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत विदेश व्यापार नीति के तहत की गई। किसके तहत, विदेश व्यापार नीति के तहत की गई थी सन 2000 में। ठीक, अब क्या हुआ, 2005 में अधिनियम पारित किया गया है, एक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम पारित कब हुआ, 2005 में। अब इसको लागू कब किया गया, 10 फरवरी 2006 से स्पेशल इकोनॉमिक जो अधिनियम है लागू कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह से नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ने पे ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये GST से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ITC फर्स्ट स्टेटमेंट में ही पूछा था, ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुएं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ITC का मतलब ही क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है ITC की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती, कर योग्य आपूर्ति, यानी कितने पर टैक्स देना है। ठीक, गैर कर योग्य आपूर्ति ये नहीं होता है, टैक्स जरूरी होता है, कोई भी चीज बनाने पर टैक्स लाना जरूरी है। तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा यही। ठीक, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस व्यक्ति को मिलती है जो GST पे करता है और क्लेम करता है डिडक्शन का। ठीक है, जब फाइनल आउटपुट टैक्स होता है। इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे आप कोई कार है तो कार पे एक GST बनती है
उससे पहले क्या होता है, जो उसकी बॉडी स्टील की बनी होती है, तो जब खरीदेगा कंपनी स्टील तो उसको भी जीएसटी देगा। फिर मान लो कि उसने एसी लगवाया तो उस पर भी जीएसटी देता है। उसके बाद मान लो कि उसके बाद उसने जो है म्यूजिक सिस्टम लगवाया तो उस पर भी वो जीएसटी देता है। तब क्या होता है कि 3 जगह जीएसटी दिया ही है और आउटपुट में भी जीएसटी हो गया, तो ये तो डबल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को मिलेगा जो इनपुट में जो भी दिया जाता है। जैसे मान लो कि अगर हम 100 रुपये का स्टील बॉडी लगवाए, 120 का एसी लगवा दिए, 80 रुपये का म्यूजिक सिस्टम, टोटल कितना आएगा 300 रुपये। ठीक, अब आउटपुट टैक्स में के टाइम मतलब फाइनल कार बन जाती है तब क्या होता है 450 रुपये टैक्स होता है जीएसटी। तो इनपुट टैक्स इसमें कितना हुआ, 450 माइनस 300 करेंगे तो 150, यानी कि 150 रुपये ही जीएसटी हुआ। तो ये 300 क्या हुआ, 300 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ व्यापारी का। ठीक है, तो इसी के बारे में कह रहा है। तो यही कह रहा है स्टेटमेंट कि आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती, कर योग्य आपूर्ति, तो भाई जिसमें कर दिया जा रहा है ना जीएसटी, स्टील पे, एसी पे, म्यूजिक सिस्टम पे, ठीक, तो गैर कर योग्य आपूर्ति पर दिया नहीं जा रहा है। उसके बाद शून्य रेटेड आपूर्ति पर भी दी जाती है। ये मान लो इसमें कोई भी प्रोडक्ट लगाया इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इको फ्रेंडली है तो उसको शून्य रेटेड आपूर्ति में रखते हैं। ठीक, तो उस पे भी आईटीसी लगता है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट गैर कर की वजह से ये रॉन्ग हो गया, नहीं तो ये हटा देने पे क्या हो गया, ये सही हो जाता। ठीक, तो इस तरह से स्टेटमेंट पहला सही हुआ, दूसरा रॉन्ग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में स्थित था। प्रारंभ में चीनी उद्योग था। ठीक, दूसरा कह रहा है कि गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, यानी कि समय, ठंडा कम पड़ता है तो पेराई कम ही टाइम में होता है। ठीक है, उद्योगों को असंतोषजनक अवस्थापना, जो भी चीनी मिल लगता है तो बढ़िया से लग नहीं पाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, चीनी उत्पादन में समस्या होती है। तो यस, हमारा जो दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक, अब क्या होता है, भारत में प्रथम चीनी मिल कब खोली जाती है, 1903 में, देवरिया प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब इसी से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग, ये 1935 ब्रिटिश टाइम में ही गन्ना विकास विभाग बनता है। फिर क्या बनता है, शुगर फैक्ट्रीज एक्ट आती है 1938 में आती है। ठीक, कभी कभी पूछ जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो 1903 देवरिया में। अब तो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं ना, तो सभी स्टेटमेंट जो भी फैक्ट है याद करना जरूरी है। ठीक, अब जैसे उत्तर प्रदेश प्रथम चीनी उत्पादन में इसका स्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे कर्नाटक और चौथे तमिलनाडु, पांचवे बिहार। ये गन्ना उत्पादन के लिए, गन्ना। ठीक है, गन्ना उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे कर्नाटक, चौथे तमिलनाडु, पांचवे नंबर पे बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द है मेगापोलिस। तो मेगापोलिस सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो इसका प्रयोग जीन गाटमैन ने किया था। ये अमेरिकन जो अर्थशास्त्री थे, मेगापोलिस का। इसका मतलब होता है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया है, इसके जगह मेगापोलिस उस टाइम बोलता था, यानी क्लस्टर्स ऑफ सिटीज। जैसे एनसीआर में गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, तो ये क्या है, क्लस्टर ऑफ सिटीज है। तब टोटल एनसीआर को क्या बोल देंगे, मेगापोलिस या मेगापोलिटन सिटी बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब होती है, 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। ठीक, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसकी स्थापना 1874 में। ये तो सुमेलित हो गया, यानी बैंक की स्थापना से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी
आए हैं, वहां मैंने बैंक के बारे में डिटेल बताए हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट है। भारत में बैंकिंग संकट कब आया था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसी दौरान 1913-17 के बीच जो हुआ था, बैंक में क्या आया था? बैंकिंग संकट आया था। ठीक। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या है? स्थापना होती है 1770 में, सबसे पहले स्थापना हुई, लेकिन ये असफल हो गया। ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछता है, देश में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित बैंक कौन कौन से थे? यानी कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद ही चली, तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इसकी स्थापना होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में होती है, और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में होती है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA, ठीक, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, MPED की स्थापना 1972 में हुई थी, जो 24 अगस्त को हुई थी। ठीक, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। ठीक, इसके जगह क्या होना चाहिए? कोच्चि, केरल। MPED की हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि, केरल में है। अब क्या है कि इसका व्यापार संवर्धन कार्यालय जो है कहाँ कहाँ है? तो टोक्यो में है, न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि शुरू में MPED क्या था? शुरू में MPED जो था पूर्ववर्ती समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद थी, जिसकी स्थापना 1961 में हुई, और 1972 में एक्ट आया, अधिनियम, तो उसके तहत MPED का स्थापना 1972 में 24 अगस्त को की जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजनाएं प्रारंभ, इसको मैचिंग करना था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसका प्रारंभ हुआ था 2020 में। मुस्कान स्कीम ये 2022 में आई थी, जबकि ऑप्शन में 2021 था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड ही था, लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया। ठीक। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आई थी, जो टीकाकरण से रिलेटेड था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आई थी। कुछ अन्य योजनाओं को देखते हैं, आयुष्मान भारत, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना कहते हैं, मार्च 2018 में आई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आई थी, कोरोना के बाद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक। प्रधानमंत्री कुसुम योजना आई थी 19 फरवरी 2019 को आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ अलग ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछा है आरओ में, तो इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग भाई तो बिजनेस में होता है, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, कथन। ठीक है। कारण कह रहा है कि लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो करता ही है, कितना हम टैक्स दिए, GST दे रहे हैं, कितना हम उसका मतलब कि हमारा बकाया है, कितना सामान बिका, तो ये दोनों भी जो है करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है, ये भी एक तरह का अच्छा एक क्वेश्चन है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। ठीक, तो ये जो कथन है सही है। कारण क्या कह रहा है? शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो ये गलत है, अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देना चाहिए। मान लीजिए हम आपसे कोई कांटेक्ट किए, तो कांटेक्ट में ये बात हुई कि हम आपके साथ काम करेंगे, बाद में है कि हम नहीं किए, तो नहीं किए मतलब कांटेक्ट हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया। अब थोड़े है कि लीगल है कि आप कांटेक्ट तोड़ रहे हो तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है।
तो यही कह रहा है कि एक अच्छा व्यापारिक संबंध में एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक एक शर्त है। ठीक है, मैंने कि एक शर्त अनुबंध है ना, तो उसमें क्या है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक शर्त होना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट में भी नुकसान में भी, तो शर्त हो गई। ठीक है, बाद में वो उसको छोड़ भी सकता है, तो इस छोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका क्षतिपूर्ति करे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा रीजन था, कारण था, वो गलत था। तो इस तरह से हम जो भी आर ओ ए आर ओ का कैंसिल पेपर हुआ है उसका हम व्याख्या के साथ कुछ फैक्ट के साथ इसको प्रस्तुत किए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।